हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता है मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले आप लोगों का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट 1 का डिटेल सॉल्यूशन सभी का उत्तर बता देंगे दोस्तों, साथ में समझा भी देंगे तो आपको समझने में तो आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव का सारा सेट बता दिया है, 4 सेट बता दिया है, साइंस का 5 सेट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए। और सोशल साइंस 20 तारीख है, 20 तारीख को है, तो उसमें ये सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, एक एक सवाल को समझ लीजिए। देखिए, बड़ा आंसर होगा तो उसको समझना जरूरी है, नहीं तो आप उतना बड़ा याद करोगे तो फिर भूल जाओगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या सवाल है, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि सभी को उसका लाभ मिले, क्योंकि आपका एक शेयर काफी बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए। देखिए क्या है पहला सवाल हमारा, कि यूटोपिया का अर्थ या यूटोपिया कल्पनादर्श किसे कहते हैं। देखिए, यूटोपिया का अर्थ एक ऐसे आदर्श समाज से है जिसका सच में होना असंभव है। यूटोपिया मतलब क्या है? देखिए, यूटोपिया या कल्पनादर्श, ये यूरोपिया नहीं यूटोपिया होता है। ठीक है, यूटोपिया कल्पनादर्श एक ही बात है। ठीक है, ये इसका अर्थ क्या? एक ऐसे आदर्श समाज से है जिनका सच में मतलब होना बिल्कुल असंभव है। यूटोपिया का अर्थ कल्पनादर्श भी है, मतलब एक ऐसे समाज से इसकी कल्पना की गई है। मान लो वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सब समान मिलकर रहेंगे, कोई चोरी डकैती नहीं होगा, मतलब एक उत्तम प्रकार का समाज जिसमें कोई नेगेटिव चीज होगी ही नहीं, मतलब जिसमें कोई खामियां ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा समाज की कभी कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, ये सब सपने में ही है। तो इसलिए इसको बोलता है कल्पनादर्श। ये सब कल्पना में ही हो सकता है, ठीक है, सच में कभी नहीं हो सकता है। तो कल्पनादर्श क्या है? एक ऐसे समाज है जिसका सच में होना असंभव है। यूटोपिया का अर्थ क्या है? कल्पनादर्श है। यूटोपिया मतलब ही कल्पनादर्श होता है। सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हो? देखो, सत्याग्रह के विचार का मतलब है सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्याग्रह मतलब क्या? सत्य पर जोर देना, सत्य पर बल देना, सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। समझ गए? सत्याग्रह क्या है? सत्य की शक्ति में विश्वास है। सत्याग्रह मतलब क्या? बिल्कुल सत्य। आप सही हो तो आप जीतो। कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो सच होता है अंत में उसी की जीत होती है। तो उसी का समझ लो सत्याग्रह का पावर कितना है। तो सत्याग्रह का विचार का मतलब क्या है? कि सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। किन्हीं दो राजनीतिक दलों का नाम बताए। तो देखिए, एक हो गया भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी बोलते हैं, और आम आदमी पार्टी जिसको आप बोलते हैं। ठीक, किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम थे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब क्या? ऐसे ऊर्जा स्रोत जो पहले यूज नहीं होते थे, ठीक है, जो हाल ही के कुछ वर्षों से यूज हो रहे हैं। परंपरागत मतलब जो एक परंपरा से चली आ रही है, जिनको यूज, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। लेकिन गैर परंपरागत मतलब जो हाल ही के दिनों में यूज होता है, हाल के कुछ वर्षों में। तो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये पहले पुराने वर्ष जमाने में तो यूज नहीं होता था ना। ये अब नई तकनीक आई है जिसके आधार पर अब देख लो गांव में नए नए सोलर पैनल लग रहे हैं, सौर ऊर्जा से आपका बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के दो उदाहरण हो गया। सड़क परिवहन के दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, सड़क परिवहन के दो विशेषताएं क्या क्या है देख लीजिए। सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। मतलब सड़क अगर हम बनाएंगे, एक रेल लाइन बिछाने में कितनी खर्चा होती है समझ रहे हो आप, लेकिन सड़क बनाने के लिए उतनी खर्चा नहीं होती है। इसलिए क्या कहा है कि सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। मतलब इसमें क्या, धन का खर्च कम होता है किसको? सड़क बनाने में। इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों या किसी भी स्थान पर किया जाता है। अब देखो, कभी रेलवे लाइन ऊंची, पहाड़ों पर रेलवे लाइन बिल्कुल नहीं, लेकिन पहाड़ों पर सड़कें होती है, समझ रहे हो। तो पहाड़ों पर सड़कों के द्वारा ही गाड़ी जाती है, इसलिए इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, बट रेलवे का नहीं किया जा सकता। तो आप समझ रहे हो सड़क परिवहन का क्या लाभ है? एक तो इसका पूंजी कम लगता है, लागत कम लगता है बनाने में, और इसको आप कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, ऊंच ढलान उबड़ खाबड़ रास्तों में भी सड़क आप बना सकते हो। अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या देख लीजिए, कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा, अरे भाई धन, धन पैसा जिसके पीछे सारा दुनिया दीवाना है। मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। किसी भी चीज को आप खरीदने जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, किसी भी चीज को आप बेचने जाओगे तो आप पैसा लोगे, ये कंफर्म है ना। ठीक है, अब इतने तो आप क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र हो ही नहीं राजा कि भाई आपको कोई मतलब बोल दिए चाहे मुझे फ्री में दे दो तो आप दे दोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो मुद्रा क्या होती है? ये क्रय या विक्रय करने की मतलब वो माध्यम होता है। तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय मतलब क्या? उनका जो व्यापार है बहुत सारे देशों में होता है। ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, जो बहुत सारे देशों में अपना कारोबार करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, जो एक राष्ट्र में नहीं रहेगा मेरे भाई, बहुत सारे राष्ट्र में रहेगा। अब दोस्तों लघु उत्तरीय देखेंगे, जो कि 3-3 नंबर वाले सवाल है। अभी तक था अति लघु था जो 2 नंबर वाले थे, अब दोस्तों आ गया 3 नंबर वाले। तो चलिए उसको देख लेते हैं। पहला सवाल है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। क्या क्या उठाए? सबसे पहला,
फ्रांस के क्रांतिकारियों ने एक नया झंडा बना दिया। ठीक है, फ्रांसीसी लोगों के बीच क्या सामूहिक भाव, मतलब फ्रांसीसी लोगों के बीच एक अपनेपन का भाव, एक संगठन का भाव, एक रहने का भाव पैदा करने का किया, तो उन्होंने एक अपना नया झंडा बनाया। ठीक है, अलग अलग बोली जाने वाली भाषा को छोड़कर फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा चुना गया। ठीक है, फ्रेंच चूंकि फ्रांस में है तो फ्रेंच भाषा ही मानी जाएगी। तो अलग अलग भाषा बोलेंगे तो उनमें फिर दिक्कत होगा ना, जैसे अलग अलग भाषा में उतना मेल मिलाप नहीं होते। आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको अपना भाषा के लोग मिल जाए तो यार होता है ना, चलो भाई घर का आदमी मिल गया। तो इसी प्रकार से क्या वहां पर फ्रेंच भाषा को एकमात्र भाषा बनाया गया। अलग अलग बोली जाने भाषा को छोड़कर फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून बनाया गया। ठीक है, और एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जिसमें सभी लोगों को समान कानून बनाया गया, सभी लोगों के लिए सभी को समान अधिकार दिया गया। उसमें फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों पर प्रचार किया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया? पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को प्रचार किया। जैसे हम लोग भारत माता के लिए क्या, भारत माता, भारत को माता के नाम सूचित करते हैं ना, भारत माता, उसी प्रकार वहां क्या किया? पितृभूमि का नाम दिया। ठीक है, ताकि लोगों को भावनाओं से जोड़ सके। पितृभूमि, नागरिक जैसे विचारों का प्रचार किया। अब हम लोग किसी भी बात पर भारत माता का नाम लेते हैं तो एक अंदर ही भावना, अपने अंदर एक अलग सी भावना जागृत होती है ना, भारत माता के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम जाग उठता है, उमड़ उठता है। उसी प्रकार वहां के लोगों ने क्या किया? पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को प्रचार किया और इन सब शब्दों से लोग एकजुट हुए। देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया तथा नापतोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, देश के अंदर मतलब आप इस राज्य से दूसरे राज्य में, इस जगह से दूसरे जगह में कोई सामान को बेच रहे हो तो आयात निर्यात को जो टैक्स लगता था वो बंद कर दिया गया। ठीक है, ताकि लोगों के बीच में अच्छा मतलब इवन कारोबार हो जाए। और क्या कर दिया गया? नापतोल की जो वजन का था ना, एक समान व्यवस्था पूरे देश में किया गया। समझ रहे हो? तो इतने सारे बदलाव उन्होंने किया था। कौन? फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने ये कदम उठाया था। अगला सवाल है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया? हाशिए पर मतलब भाई साहब उसका कारोबार ठप पड़ गया। किसका? सूरत बंदरगाह। कब? 18वीं सदी के अंत तक। क्यों? देखो, मशीनों का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का बड़ा दबदबा रहता था। मतलब जब मशीन उतना नहीं आया था, ठीक है, तो भारत के सूती कपड़े जो लोग हाथ से बुनते थे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बड़ी मांग थी। उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था। ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होता। क्यों बोलबाला था? क्योंकि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कपड़ों का बहुत ज्यादा बोलबाला था। देखो ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपड़े जाएंगे कैसे? तो वो तो वही बंदरगाह मतलब जहाज से होकर जाता था, जो कि सूरत बंदरगाह था। ठीक है, इंडिया से व्यापारी सब सूरत बंदरगाह के द्वारा जाते थे अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाजार में, बाहर के देशों में कपड़ों का व्यापार करते थे। लेकिन दोस्तों जब मशीन आने लगी तो भारत के जो कपड़े व्यवसाय था, कपड़ा का व्यवसाय कम हो गया। ठीक है, क्या हुआ? क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होते थे। जब यूरोपियन कंपनी ने अपना पैर पसारना शुरू किया, ठीक है, जब यूरोपियन कंपनी क्या आया, आ गया, अपना पैर पसारना शुरू किया तो मशीनों से बनाने लगे, सस्ते दामों में कपड़े देने लगे। तो जब सस्ते दामों में कपड़े मिलने लगे तो भारत का कपड़ा कोई क्यों लेगा महंगे दाम में? तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने लगा और ये हाशिए पर चले गए। तो सूरत के तट पर स्थित जो बंदरगाह था वहां निर्यात कम होने लगा, मतलब भारत से कम सामान जाने लगा। क्यों? क्योंकि भारत का सामान लोग उतना खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि अब उसके सामने यूरोपीय कंपनी का एक विकल्प था, यूरोप से वो खरीद लेते थे कपड़े। तो इसलिए भारत वहां पर सूरत बंदरगाह हाशिए पर चला गया, क्योंकि वहां कोई व्यापार नहीं होता था। ठीक है, अब किसी भी स्टेशन में मान लो कोई व्यापार नहीं होगा तो फिर क्यों रहेगा? ठप पड़ जाएगा ना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले प्रमुख लाभों की। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब दोस्तों जो डैम बनता है ना, डैम, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना बोलता है। ठीक है, जिसमें पानी को रोका जाता है। तो लाभ क्या है देख लो। पहला तो बाढ़ पर नियंत्रण होता है, ज्यादा पानी आता है तो बाढ़ की स्थिति होती है तो डैम उसको रोक लेता है। सिंचाई के लिए जलापूर्ति एक बहुत अच्छा है कि सिंचाई के लिए जो पानी जमा रहता है डैम में उससे आप सिंचाई कर सकते हो। विद्युत उत्पादन आप देखते हो, जहां विद्युत उत्पादन डैम में ही होता है। ठीक है, जैसे आप झारखंड से हो तो डीबीसी हम लोग का जो सामने होता है, ठीक है, डीबीसी होता है। मैथन में यहाँ देख रहे हो आप लोग देख सकते हो, कोई आसपास हो तो देख सकते हो। तो सिंचाई के लिए जलापूर्ति हो गया, विद्युत उत्पादन होता है उससे, पेयजल की भी उससे उपलब्धता हो जाती है। ठीक है, उसको फिल्टर करके लोगों के घरों घरों में पहुंचाया जाता है। मछली पालन होता है भाई साहब, बहुत बड़े बड़े मछली होते हैं उसमें। मृदा अपरदन की रोकथाम और मृदा का कटाव नहीं होता, क्योंकि पानी जितना ज्यादा बहेगा मृदा उतना कटाव होगा, तो पानी की जगह पर रोक देगा डैम में तो मृदा का अपरदन कम होगा। पर्यटन केंद्रों का निर्माण, आप देखो मैथन डैम, उसके बाद पंचेत डैम, यहाँ लोग घूमने जाते हैं ना, तो एक पर्यटन केंद्र का भी स्थल हो जाता है ये सारा। एक पेय फसल का नाम बताया, उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण। पेय फसल मतलब जिसको आप पीते हो। किसको पीते हो सर? पानी पीते हैं। पेय फसल, पानी नहीं वाला फसल, फसल मतलब चाय हो गया। तो चाय की खेती प्रमुख रूप से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में की जाती है। कहाँ कहाँ? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में की जाती है। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां क्या क्या है, निम्नलिखित है। सबसे पहले इस कृषि हेतु लैटराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है। ठीक है, इसके लिए लैटराइट मिट्टी वाले ढालू भूमि उत्तम होता है। आप लोग कोई आसाम गए होंगे, दार्जिलिंग गए होंगे तो देखे होंगे, तो चाय का बागान होता है ढलान पर होता है। ठीक है,
इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसके लिए कुशल और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसके लिए 20 से 30 डिग्री तापमान आवश्यक, समझ लो, ज्यादा तापमान वाला जगह नहीं चलेगा, 20 से 30 डिग्री तापमान में ही चाय उगेगा। ठीक। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होगी, और 150 से 200 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा होनी चाहिए, समझ रहे हो। इसके बीच वर्षा होगी तो भाई चाय बहुत मतलब अच्छा होगा और आप लोग अच्छे से पी पाओगे। ठीक है, अगला देखो, सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके क्या क्या लाभ है। तो देखो, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है ना जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। क्या होता है, सत्ता की साझेदारी लोगों की भागीदारी होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, सत्ता की साझेदारी में क्या होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सॉरी कार्यपालिका बोल रहे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार होता है, फिर स्थानीय सरकार होता है। स्थानीय सरकार में आपके मुखिया, वार्ड पार्षद आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे मतलब हर एक लोगों की इसमें भागीदारी होती है, तो इसे बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। अब सरकार अगर ऐसा नहीं करता, राज्य सरकार को कोई हक नहीं देता, स्थानीय सरकार कोई हक नहीं देता, बोलेगा मोदी बोलेगा मैं पूरा देश को अकेले चलाऊंगा, तो वो सत्ता की साझेदारी थोड़ी हुआ। सत्ता की साझेदारी मतलब सभी लोग मिल बांट कर सत्ता को चलाना। तो पहला चीज ये हो गया कि समझ रहे, सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित मुख्य लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सत्ता की साझेदारी के बिना आप प्रजातंत्र की कल्पना कर सकते हो नहीं, क्योंकि आपके लोकल में कोई नेता नहीं रहेगा। ठीक है, लोकल में कोई आपकी बात को पहुंचाने वाला नहीं रहेगा, तो आपका बात कौन सुनेगा, सरकार तक कौन पहुंचाएगा। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी का मूल मंत्र ये है कि इसके मूल मंत्र क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, और जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब देश सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदार बनाता है तो देश और भी मजबूत होता है। क्या बोल रहा है, जब देश के सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदार बनाता है, मतलब लगभग सभी लोग चुनाव में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। देखते हो, एक एक गांव से एक एक नेता खड़े होते हैं, जो आप लोगों का मुखिया का चुनाव होता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि इसमें क्या होता है, सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और उनकी भावनाओं को आदर किया जाता है, तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है। देश के प्रगति के पथ पर, अगर देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, जब समाज में भेदभाव नहीं होगा, जाति जाति में टकराव नहीं होगा, ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया जाएगा, तो इस प्रकार क्या होती है, जो संघर्ष की संभावना होती है ना समाज में, वो समाप्त हो जाती है और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर है भैया। पहला क्या है, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। क्या बोल रहा है कि दबाव समूह ये नहीं चाहता कि मेरा सरकार बन जाए, मैं चुनाव लड़ूं, हम आगे नेतागिरी करें, बिल्कुल नहीं। उसका जो हक होता है, मान ली कोई एक व्यापारियों का गुट है, वो अब थोड़ी जाएगा मैं चुनाव लड़ूं, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको चाहिए जो ये नियम में बदलाव होना चाहिए, उसके लिए वो आंदोलन करते हैं। ठीक है, सरकार पर दबाव डालते हैं, राजनीतिक पार्टियों पर दबाव डालते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम चलो हम भी राजनीतिक दल बनाएंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, नहीं। वो किसका उद्देश्य होता है, वो होता है राजनीतिक दल का। तो इस प्रकार समझ गए आप कि दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण करना होता है। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूह को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब राजनीतिक दल जब चुनाव होता है तो उनको तो जनता का साथ चाहिए, उनका वोटिंग चाहिए, लेकिन दबाव समूह का ऐसा कुछ नहीं चाहिए। दबाव समूह से अपने हक के लिए एक गुट होता है कुछ लोगों का, और वो जाकर अपना हक की मांग करते हैं। दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीति दलों पर असर डालना चाहते हैं। क्या बोलते हैं, वो सीधे भाग तो नहीं लेता, लेकिन वो क्या चाहता है, राजनीतिक दलों पर असर डाले ताकि वो जो उसकी जो मांग है वो पूरी हो जाए। जबकि राजनीतिक दल सीधे राजनीति में भाग लेना चाहता है। राजनीतिक दल क्या चाहता है, सीधे राजनीति में भाग लेना चाहता है, अपनी सत्ता हासिल करना चाहता है, मतलब चुनाव जीतना चाहता है। समझ रहे हो। अगला सवाल है, और जो कि आप लोग का लघु उत्तरीय का अंतिम सवाल है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। तो खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण निम्नलिखित है। यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई। मतलब क्या, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव मतलब खाने का सामान जो एक जगह दूसरी जगह जा रहा था, उसके लिए क्या टेक्निक, क्या नए नए टेक्निकल क्या यूज किया गया वो देखिए। तो यातायात के लिए क्या, यातायात और परिवहन के साधनों में सुधार किया गया, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई। अभी तो मोदी ने बुलेट ट्रेन बना दिया है, ये पहले का बात हो रहा है। ठीक है, और बोगियों का भार को भी कम कर दिया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर से के बाजारों में कम लागत पर आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, ताकि बोगियों का भार कम कर दिया गया ताकि खेतों से डायरेक्ट सामान क्या बाजारों में पहुंच जाए।
सेकंड पॉइंट, 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। ठीक है, 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप मीट नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि आप सोचो मीट काट के ले जाएगा तो उतना मतलब अमेरिका से यूरोप जाने में जहाज से जाता था 13-14 दिन 13 से 14 दिन का समय लग जाता था। तो ऐसे में क्या किया, क्योंकि उस वक्त तक मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीक नहीं था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी, मतलब फ्रिज लगा दिया गया, समझ रहे हो। इस रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजें भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता था, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे सर मीट ले जाने की जरूरत क्या था, भेड़ बकरी लेके चल जाता ना, गोटा गोटा लेके चल जाता, तो भाई साहब रास्ता में उसको खिलाना तो पड़ेगा ना। अब 10 से 15 दिन यहाँ आदमी को खुद खाना नहीं मिलेगा, उसको क्या खिलाएगा, समझ रहे हो। तो इस चीज ले फिर वहां तो क्या रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था की गई, रेफ्रिजरेशन के द्वारा वहां पर सामान ले जाया जाता था, जो चीजें खराब हो जाती थी। अब दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहला सवाल, बैंक के क्रियाविधि को वर्णन करें। तो बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला, जमा राशि को स्वीकार करना। बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से धनराशि को जमा लेना होता है। बिल्कुल, बैंक क्या करता है, सबसे ज्यादा पैसा जमा लेता है ना, आप जाकर भी बैंक में पैसा जमा करते हो। ऋण प्रदान करना, दूसरा क्या होता है, जमा राशि एक निश्चित रकम नगद कोष में रखकर बाकी राशि को बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब जितना आप मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा किए, उसका एक निश्चित परसेंट अपने पास रहेगा। मान लीजिए 15% रखता है बैंक अपने पास, ठीक है, 15% ही रखता है, याद रखना। तो 15% रखता है, बाकी जो धन बचता है उसको ऋण के आधार पर दूसरे लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। और उस पर से सूद कमा के आप लोग समझे पूरा बैंक का खर्चा चलाया जाता है, उतने लोगों को वेतन दिया जाता है, आप लोगों को भी सूद दिया जाता है। तो ये सब चीज काम किया जाता है। सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, बैंकों के इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत एटीएम कार्ड तथा चेक की सुविधाएं प्रदान होता है। एजेंसी संबंधी कार्य, बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करता है। मतलब क्या, आपके पास घर घर भी लोग आते होंगे बैंक का खाता खुलवाने के लिए, तो बैंक उन लोगों को रखती है ना कि भाई तुम जाना घर घर जाके खाता खुलवाना, तो एजेंसी के रूप में भी काम करवाता है लोगों को। इसके अंतर्गत चेक, बिल ड्राफ्ट, खाते का ओपनिंग, इस प्रकार के कार्य होता है। अगला सवाल जो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से क्या है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें। देखो क्या है, G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। मतलब क्या, G77 77 देश है इसमें, और एक संगठन है इन 77 देशों का। वो क्या चाहता है कि आप जो उसका देश है उसका अर्थव्यवस्था को तेज गति मिले, और इसी सोच के साथ वो लोग एक साथ संगठित हुआ है। उनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। और उनका उद्देश्य क्या होता है कि जो उसके संसाधन है, जैसे भारत में कोयला है, अब जो भी है जितने सारे संसाधन हैं उन पर नियंत्रण रखना होता है, ताकि उसको जो है आर्थिक विकास में, ताकि बाद में उसको बेच के पैसा मिल सके, सही दाम मिल सके, कच्चे माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले, ठीक है। ताकि एक साथ 77 देश संगठित होगा, ठीक है, सभी देश एक साथ होंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा दूसरे देश से हेल्प ले लेगा। इस प्रकार से ये चीज़ आगे बढ़ती थी। संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हितों की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में विकासशील मतलब जो देश अनडेवलप्ड है, मतलब अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, विकसित नहीं हुए हैं, तो भारत क्या एक विकासशील देश है। तो संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हितों की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है कौन, G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि पश्चिम के विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रिटेन वुड्स का निर्माण करवाया था। मतलब क्या, जो विकसित देश थे, ठीक है, उन लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसका निर्माण किया, ब्रिटेन वुड्स का व्यवस्था किया। तो उसी को देखकर दोस्तों जो विकासशील देश है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स में विकासशील देशों को स्थान नहीं दिया गया, बोलेगा भाई तुम लोग विकासशील देश है तो लोग को नहीं रखूंगा। तो विकासशील देशों को गुस्सा आ गया, वो लोग क्या किया, वो लोग अपना खुद का बना लिया संगठन, जिसका नाम दिया G77, जिसमें 77 विकासशील देशों का समूह है। तो इसलिए इसको जो ब्रिटेन वुड्स है उसका जुड़वा संतान भी कहा जाता है, कि उसी को देख करके ये शुरू हुआ था, ठीक है। और इस व्यवस्था का संचालन और एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसी बड़ी शक्तियों के हाथों में था। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, ठीक है। जो आप लोगों का ब्रिटेन वुड्स था, ठीक है, इसका जो मेन हक था किसके हाथ में था, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, और इससे जो विकासशील देश है उनको कुछ लाभ नहीं हुआ था, ठीक है। और अतः इस व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप इन 77 विकासशील देशों ने G77 का गठन किया, क्योंकि उस विकसित देशों का समूह में दोस्तों विकासशील देशों को अपना हक नहीं दिया जाता था, उन लोगों की बातों का ख्याल नहीं रखा जाता था। इसलिए इन विकासशील देशों ने क्या किया, खुद का G77 समूह का संगठन कर लिया, मतलब बना लिया। अगला सवाल है, भारत में तृतीयक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। तो देखो, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, इसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि होता है उसमें वस्तु कच्चा सामान उत्पन्न होता है। द्वितीयक क्षेत्र में जो विनिर्माण उद्योग, जो फैक्ट्री में काम होता है, ठीक है।
प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में वस्तु का निर्माण किया जाता है, लेकिन जबकि तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। कैसे सेवाएं? तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। तृतीयक क्षेत्र की दोस्तों जो गतिविधि होती है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। कैसे? जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु को ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा एक से दूसरे स्थान पर ले जाना, तब बाजार में बेचना आदि तृतीयक क्षेत्र के द्वारा ही किया जाता है। ट्रेन, बस, जो भी सुविधा दी जाती है सब क्या है, तृतीयक क्षेत्र के। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें फोन होता है, फोन में बात करिए, ये भी सेवा है। ठीक है। ये सभी तृतीयक क्षेत्रों के उदाहरण है। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है जिसका उपयोग प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। समझ गए? अगला सवाल दोस्तों, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके बचाव के उपायों को लिखिए। मृदा की ऊपरी परत का पानी के या हवा के द्वारा बहाकर ले जाना मृदा अपरदन, मतलब मृदा के क्षति होना। जो ऊपरी परत होता है उसका बहाकर ले चल जाना, इसे मृदा अपरदन बोलते हैं। इसको आप लोग रोक सकते हो कैसे? वनों की चराई पर रोक लाकर, अधिक से अधिक पेड़ लाकर, सीढ़ीदार खेती करके, ठीक है, जल के बहाव को नियंत्रित करने के लिए बांध और बंद पट्टियों का निर्माण करके। तो ये सब चीज़ से आप करके आप मृदा अपरदन रोक सकते हो, और इसको बड़ा चढ़ाकर आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का है। और 19 नंबर सवाल दोस्तों आप लोगों का एक मानचित्र का है। मैं सारा मानचित्र एक वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है। तो ये था दोस्तों सेट 1। आप लोगों को सेट 2 जल्द मिल जाएगा, बस बने रहिए चैनल पे, सब कुछ मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख सको। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।